ना कोई नाम ना पहचान, लेकिन फिर भी देश के लिए हर वक्त अपनी जान कुर्बान। ये है रो एजेंसी। हां जी, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में। आपने बहुत सुना होगा रो। रो की फुल फॉर्म होती है बच्चे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आप जब भी रो का नाम सुनते हो आपके दिमाग में अजीत डोभाल जी जरूर आते हैं। आज की डेट में हमारे एनएसए हैं और उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने 8 साल एज रो एजेंट काम किया था। क्या है ये एजेंसी, क्यों जरूरत पड़ी इस एजेंसी की हमारे देश में, और आज की डेट में किस तरीके से एस्पिरेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं रो एजेंसी को, हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करना। सबसे पहले कुछ बेसिक कहानी जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी मिशन सिंदूर हुआ। मिशन सिंदूर में जहां पे हमने अटैक किया, हमें एग्जैक्ट लोकेशंस पता थी। हमने क्लेम करा कि भाई साहब इंडिया ने किसी भी सिविलियंस को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाया है। हमने सिर्फ और सिर्फ जहां पे टेररिस्ट बैठे थे वहां पे स्पेसिफिकली मिसाइलें ला दी है। वो इंफॉर्मेशन कहां से आई, वो इंटेलिजेंस कहां से आई, वो दी रो ने। बेसिकली रो हमारी वो गुप्त एजेंसी है जो एक्सटर्नली हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है। देखिए, एक देश में इशू एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से हो सकते हैं। आज की डेट में जो इंटरनल इश्यूज पे काम करती है उस एजेंसी का नाम है आईबी, और जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पे काम करती है उसका नाम है रो। ये भारत की आजादी के टाइम से नहीं थी। पहले एक सिंगल एजेंसी ही थी जिसका नाम आईबी आज है, जो भारत की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज का ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ स्पेसिफिक फेलियर्स हुए आईबी के, दैट इज वाई एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया रो। बेसिकली काम यह है कि इंडिया से बाहर अलग अलग गतिविधियां नोट करती है कि किस तरीके से इंडिया को कोई भी चीज नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी इंटेल हमारे पास पहले से होनी चाहिए। एग्जांपल है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, या फिर कारगिल हुई, या आज सिंदूर हुआ, तो भाई साहब हमें सब कुछ एग्जैक्ट इंटेलिजेंस थी कि यहां पे ये चीजें हैं, ये मूवमेंट हो रही है, ये उनकी प्लानिंग है, और अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि क्या उसके रिजल्ट रहे। मतलब एक रो एजेंट जिसको बोलते हैं, भाई साहब उसका कहीं नाम नहीं आता, लेकिन आप इंपैक्ट देख रहे हो किस लेवल का होता है। ऑपरेशन सिंदूर जीता जागता एग्जांपल है। हमने किस लेवल पर अटैक करा, कितना बड़ा अटैक हुआ, स्पेसिफिक उन्हीं जगह पर अटैक हो गया। कैसे? क्योंकि वहां पे कोई बैठा था जो रो एजेंट था, जो सारी इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहा था और फिर अल्टीमेटली इंडिया तक आई। अगर आपको बेसिकली रो ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले तो आपके पास एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, और उसके बाद आपका सिर्फ एक ही मिशन होना चाहिए कि देश के लिए कुछ करना है। कोई नाम नहीं मिलेगा, कोई पहचान नहीं मिलेगी, 5-4 लोग ही हो सकते हैं आपको जानते हो, लेकिन आप देश के लिए क्या कर रहे हो ये आप बहुत अंदर से जानते हो। खैर, उसके बारे में बात करेंगे आगे, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑल, बट पहले इस कहानी को समझते हैं। बेसिकली जब आईबी बनाई गई तो उसका काम था भाई भारत देश को प्रोटेक्ट करना किसी भी टाइप के इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट से। लेकिन ये फेलियर हुई जब 1962 में चाइना ने अटैक करा। सबसे पहला बड़ा फेलियर वही था, बिकॉज भाई चाइना ने अटैक को स्टार्ट करा, लेकिन हम उसकी मूवमेंट की पहले से जानकारी नहीं ले पाए। हमें नहीं पता था कि इतने बड़े लेवल पे चाइना इंडिया पर अटैक करने जा रहा है, हमारे पास कोई इंटेल नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये रूमर मान लो ऐसा था कि भाई साहब चाइना ने अपने पूरे के पूरे एयर वेपन्स इस्टेब्लिश कर दिए हैं। इसी वजह से इंडिया अपने एयर वेपन्स यूज नहीं कर पाए, बिकॉज डर था कि चाइना वहां से सीधा उसी चीज पर अटैक कर देगा, जबकि बाद में पता लगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। सेम हुआ 1965 में, जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करा, हम उनकी मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाए और अल्टीमेटली हमें कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वो बात अलग है, 1965 की वॉर जीत गई, बट भाई साहब वॉर में रियलिटी ये है कि फायदा किसी का नहीं होता। भाई जीतने वाले भी नुकसान में होते हैं, हारने वाले भी नुकसान में होते हैं। जब बैक टू बैक ये फेलियर हुए, तब एक स्ट्रॉन्ग नीड फील हुई कि एक स्पेसिफिक एजेंसी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे काम करे, और गुप्त एजेंसी हो जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो। जब ये बातचीत उठी कि भाई इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होनी चाहिए, क्या इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब उस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सरकार में थी, उन्होंने कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जहां से आज रो यहां तक पहुंच पाई है। अगर हम बात करें स्थापना की, तो 21 सितंबर 1968 में, आप देख लो 1965 की वॉर हुई, उसके बाद 68 में स्थापना करेगी रो की। इसके फाउंडर थे आर एन
काउ। मैं बताता हूं किस तरीके से ही वॉज द मतलब इन्वॉल्व इन दिस। इनके करंट चीफ आज की डेट में रवि सिन्हा जी। रो का मोटो है धर्मा प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्टेड। आप इसकी डेप्थनेस को समझिए किस लेवल पे बात कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये एक लौती ऐसी एजेंसी है भाई साहब जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर काम करती है और पार्लियामेंट को जवाब नहीं देना होता। कितना पैसा किस चीज पे खर्च हो रहा है, आज की डेट में कौन से एजेंट कहां पर है, कुछ भी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को नहीं दी जाती या फिर इन शॉर्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराई जाती। कितना पैसा किस चीज पे कौन से देश में हम क्या काम कर रहे हैं कोई जानकारी नहीं है। सीधा सीधा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर काम करती है, कोई मतलब नहीं किसी भी चीज से। हाँ, इसकी बात अलग है कि कोऑर्डिनेशन रहता है आईबी के साथ, एनटीआरओ के साथ एंड और भी बहुत सारी जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस, सबके साथ कोऑर्डिनेशन रहता है, लेकिन किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। बात ऐसी है ना कि भाई अगर आपको किसी को स्पेशल पावर देनी है तो फिर कुछ जवाबदेही खत्म करनी ही पड़ेगी। वही एक्चुअली रो करती है। ये मैंने बात करी कि आईबी को फॉर्म करा गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, लेकिन उसके बाद उसकी इंटेल मतलब आपको पता ही है कि इनसक्सेसफुल रही। दैट इज वाई एक कि भाई सिर्फ आईबी से काम नहीं करेगा, हमें एक्सटर्नल एजेंसी अलग से बनानी पड़ेगी और रो बनाई गई। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं फाउंडिंग मेंबर के बारे में जिनका नाम है आर एन काओ। फुल फॉर्म है रामेश्वर नाथ काओ। ये वैसे बहुत ही सीनियर आईबी ऑफिसर ही थे। इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे डिसाइड करा कि भाई काओ साहब आप आओ और बताओ किस तरीके से हम ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सके, और उसके सारे पर्पस समझाए कि हमें एक्सटर्नल एजेंसी इस टाइप से बनानी है कि हम ये इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए, अपने देश पे जो ये खतरा आ रहा है इसको हम कैसे टैकल करेंगे। और अल्टीमेटली ही इज द मैन हु एक्चुअली न्यू टू मच। भाई ही वॉज द जेंटलमैन स्पाई ऑफ रो। और आज जहां भी हम रो को देखते हैं ना, ही इज द मेन पर्सन जिन्होंने उस सारे स्ट्रक्चर को बिल्कुल नींव से देखा है और संजोया है। इनके बारे में थोड़ा सा मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि ही वॉज अ सीनियर आईबी ऑफिसर। इंदिरा गांधी जी ने इनको चूज करा था टू क्रिएट न्यू एजेंसी। इन्होंने इंटरनेशनल मॉडल जितने भी काम कर रहे थे अलग अलग देशों में सबको स्टडी करा था, और अल्टीमेटली 1968 में विद द ऑर्डर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली रो की इस्टेब्लिशमेंट करी थी। आप इसमें प्लीज सराहना इंदिरा गांधी जी को भी देना। उसका रीजन ये है कि एक ऐसी बॉडी आप बना रहे हो जिसका कंट्रोल बेसिकली पार्लियामेंट के पास है नहीं। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जिसमें लोगों को हर चीज का पता होना चाहिए। उस बीच में आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ला रहे हो जिसका कोई किसी को पता नहीं होगा, तो वो अप्रूवल्स मिलना और वो गट्स रखना कि मैं ऐसी चीज लाऊंगी और लोग इसके एंटी नहीं होंगे, बहुत हिम्मत वाली बात। आप यकीन करो इतना आसान नहीं होता डेमोक्रेसी में इस टाइप की चीजें लाना। आज तो उन्होंने एग्जांपल सेट कर दिया और हम इस टाइप की बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि भाई किस तरीके से रो को हम ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो यूपीएससी मतलब जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम होता है, आपने सुना ही होगा, जैसे आईएएस आईपीएस आरएस मतलब आईआरएस ये सब बनते हैं, उन्हीं के ऑफिसर्स को चूज करा जाता है। जो लबासना में ट्रेनिंग होती है आईएएस ऑफिसर की, उसमें लास्ट टाइम पे बेसिकली एजेंसी जाती है। कुछ कुछ लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं उनके अलग अलग टेस्ट और इंटरव्यूज होते हैं। 1 साल का प्रोबेशन पे उनको रखा जाता है और फिर ऑप्शन दिया जाता है, भाई आप चाहो तो जो अपनी नॉर्मल सर्विस है उसको कंटिन्यू कर लो और चाहो तो रो के लिए काम कर लो, और ऑटोमेटिकली जो एग्री करता है वो रो में जा पाता है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस से भी जो अपने आर्मी नेवी एयरफोर्स है ना, उनके भी ऑफिसर्स को उठाया जाता है। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि इस तरीके से जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सर्विस रिकॉर्ड तो चेक करा ही जाएगा, आपने क्या परफॉर्मेंस करी है देश के लिए, आप कितना कुछ कर गुजरे हो और कितना करना चाहते हो, सब कुछ तो चीजें होंगी ही होंगी, लेकिन कोई डायरेक्ट क्राइटेरिया नहीं है। रो अलाइड सर्विसेज भी है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। इसमें एक्चुअली थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। पहले बीच में यूनिवर्सिटी से भी बच्चों को रिक्रूट करा गया था फॉर रो, बट विद टाइम ये बोला गया कि भाई आप तो क्वालिटी डिग्रेड कर रहे हो एंड ऑल, तो धीरे धीरे उस चीज को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा आईबी से भी कुछ ऑफिसर लिए जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी ऑफिसर लिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो टेक्निकल विंग्स होते हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए, डाटा एनालिटिक्स के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बंदों को हायर करा जाता है। बात यही है कि
परफेक्ट क्राइटेरिया तो है ही नहीं कि ये करेंगे तो पहुंच जाएंगे। आप सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अगर नॉर्मली आपको किसी चीज में इंक्लूड होना है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पे सरकारी नौकरी नहीं हो, किसी चीज में एक्सपर्ट हो तो भी आ सकते हो, बट वो परमानेंसी नहीं होगी। वैसे जो भी टेन्योर रो में करता है वो 3 4 5 6 साल का ही होता है। जैसे अजीत डोभाल जी ने 8 साल का टेन्योर क्लेम करा, तो कहीं स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब भाई 1 महीने करना है, 10 साल करनी है, ऐसा नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होता है और एक आदमी को बहुत ज्यादा भी यूज नहीं कर सकते। तो नॉर्मली 3 से 5 साल के टेन्योर्स दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। मैं बताता हूं रो ने आज तक क्या करा है, हमें जिससे प्राउड फील करना चाहिए। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में 68 में बना है और 71 हम जीत गए। क्यों जीत गए? बिकॉज रो ने वो इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से कलेक्ट करी। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, आपको पता है जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया। कहूता मिशन कितना इंपॉर्टेंट है कि हम पाकिस्तान में चले गए और उनकी सारी की सारी इंटेल जान पाए कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका एंड एलटीटी वाला जो सारा सिनेरियो 80s 90s में चल रहा था, वो वाला सारा काम हुआ। कारगिल वॉर, द रीजन आप देख ही सकते हो। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, ये सब इंटेल थी हमारे पास। और द मोस्ट रिसेंट इज ऑपरेशन सिंदूर। हमारे पास एग्जैक्ट इंटेल है जो रो एजेंट्स हमें बता रहे हैं, जो देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी को पता नहीं है कि कौन है वो। आज की डेट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो भाई साहब काउंटर टेररिज्म मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से खासतौर से जो आ रहा है, हमें पता होना चाहिए कि क्या एक्टिविटीज पहले से प्लान्ड है। आपने मतलब एग्जैक्टली रो से नहीं है, बट आपने देखा होगा एक वेब सीरीज भी आई है द कॉमन मैन, उसमें क्या दिखाया गया है, तो बंदा किस लेवल पे इंक्लूड होता है आप समझ सकते हो। चाइना की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर से इंडो पैसिफिक रीजन में कि किस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है। एलएसी में भी इस चीज की जरूरी है। इंटरनेशनल फंडिंग, जो आर्म्स को, टेरर ग्रुप्स को फंड कर रहे हैं, वहां पे जानना बहुत जरूरी है। साइबर इंटेलिजेंस, स्पेस सर्विलेंस में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रो की इंपोर्टेंस एक्चुअली पूछे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को देखते हुए तो बहुत ही ज्यादा है। और जिस तरीके से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, जो रिस्पेक्ट एंड पावर इंडिया को मिल रही है, भाई उस टाइम पे कुछ गलत इंडिया के साथ ना हो जाए, तो इस चीज को मेक श्योर करना मल्टीपल एंगल से इंडिया के लिए नेसेसिटी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं रो के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाया हूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना। और जो सच्चे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, वो कौन कौन रो में जाना चाहता है, मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। आप मुझे बताना और किस एजेंसी पे या किस ऑर्गेनाइजेशन पे आप वीडियो चाहते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड गैदर इंफॉर्मेशन and deliver it to you. जय हिंद, जय भारत।